क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी आईआईटी और नीट फाउंडेशन या और भी जो एग्जाम्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए क्लास 11th के टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि हमने पिछले वीडियो में लिया था कि कैसे हम लोग निकालते हैं, आज हम लोग उसके आगे जाएंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आपके पास कितने टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होती है। आपके पास कुल 4 प्रकार 4 टाइप्स होती है, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, कुल 4 प्रकार होते हैं क्वांटिटीज के। जैसे पहला कौन सा है? डायमेंशनल कांस्टेंट। कौन होते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कांस्टेंट तो होते हैं परंतु उनके पास डायमेंशन होता है। जैसे आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसके बाद आप जानते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, आप जानते हो गैस कांस्टेंट आर। ये सब जो है इनमें डायमेंशन भी है और कांस्टेंट भी है, तो ऐसे कांस्टेंट को हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। दूसरा आपका कौन सा टॉपिक है? डायमेंशनल वेरिएबल्स। मतलब इसमें डायमेंशन भी है और वेरिएबल्स भी है। जैसे आप लोग जानते हो जो हम निकलवाए थे, एरिया, वॉल्यूम, ये जितना भी निकलवाते आप, एरिया, वॉल्यूम, जितने भी आपके आते हैं सब, ये सब कहलाते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। मैंने पिछले वीडियो में डायमेंशनल वेरिएबल की डायमेंशंस निकाली थी। इसके बाद आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। माने कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होती है, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होती है वो जैसे कौन से हो सकते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट? आप सोच के बताओ। जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4, ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। जैसे पाई है, पाई के पास नहीं है। आप और भी कुछ कह सकते हो, पाई है या आपके जो ई की वैल्यू है, ये सब जो है आपके, ये कैसे हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है। जो चौथा टॉपिक है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। डायमेंशनलेस वेरिएबल गजब के होते हैं, ये जनरली रेशियो से भी डिफाइन हो जाते हैं। जैसे एंगल, एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस वेरिएबल है। एंगल के पास कोई भी आप कह सकते हो कि डायमेंशन नहीं होती है। स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है। इसके बाद आप जान लो आपका एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये जब आप पूरी चैप्टर पढ़ते जाओगे तो वैसे ही आपको पता चलता चल जाएगा। यानी आपके पास कुल 4 प्रकार की क्वांटिटीज होती है। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। इसका मतलब 2 डायमेंशन वाला और 2 डायमेंशनलेस वाला। 2 डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो याद करना भी आसान है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स डायमेंशन के साथ, बिना डायमेंशन के। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ये आपके 4 प्रकार की क्वांटिटीज होती है। अब हम आते हैं आगे, इसको थोड़ा इरेज कर लें। आपके पास जो टॉपिक्स है मेन, अब है आपका यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट इनटू अदर सिस्टम। दूसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला और डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। आपको बता दूं कि इसी में एक चौथा भी टाइप्स है जो आपकी बुक में नहीं देता है, लेकिन मैंने उसको अलग से निकाला था, खुद ही निकाला था। जब मैं आज से 25 ईयर हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो इस फार्मूले को मैंने करीब, हमको लगता है कि जब मैं 2-3 साल पढ़ा लिया था तो उसके बाद मैंने खुद ही एक फार्मूला बनाया था और मैंने कुछ बुक में भेजे भी थे उस समय, और कुछ बुक में वो आई भी और बाद में हुआ भी, लेकिन हमारे ख्याल से अब सारी बुक में नहीं आ पाई। वो चौथा टाइप्स मैं आपको अलग से बताऊंगा अपने वीडियो में। अभी आप 3 टाइप की चर्चा करो जो आपकी बुक में दिया है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। आज का वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि सबसे पहले हम इसका फार्मूला पढ़ेंगे और इसके बाद उस पर एग्जाम्पल्स लगाएंगे, और फिर अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स और लगाएंगे। और जब तक हमको ये सिस्टम पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम की चर्चा करेंगे, ये पहले वाली। ठीक है, आते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? पहला वाला पढ़ने वाले हैं हम लोग कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट इनटू अदर सिस्टम। जैसे आप जानते हो कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है
तो फिजिकल क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए दो प्रकार की वैल्यू होती है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। जैसे आप जानते हो ना कि अगर आप कहें तो 1 किलोग्राम मास है मान लीजिए, तो आप 1 किलोग्राम को क्या डिसाइड कर सकते हो, 1000 ग्राम। अब आपने क्या देखा कि ये एमकेएस में न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये एमकेएस में ही यूनिट है। इसी प्रकार से सीजीएस में न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये सीजीएस में यूनिट है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास कोई एक जनरल फिजिकल क्वांटिटी है P, कोई फिजिकल क्वांटिटी है P जिसकी पहले सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में एकदम अच्छे से पढ़ो बेटा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट सिस्टम में माइंड को कंसंट्रेट करते हैं और ये सेकेंड सिस्टम मान लेते हैं इसको, सेकेंड सिस्टम। मान लिया कि फर्स्ट सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू U1 है और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, U1 है। और सेकेंड सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू U2 है और यूनिट क्या है, U2 है। और आप जानते हो कि कोई भी यूनिट है या तो वो फंडामेंटल होगी या तो डिराइव्ड होगी, और कोई भी डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनती है। मैंने क्लास दिया था 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट से, ये लिखने का तरीका हम जनरली 3 लेते हैं। तो माना कि पहले सिस्टम में मान लिया इसका मास क्या है, मान लिया पहले सिस्टम में इसका मास है m1, लेंथ क्या है, लेंथ है L1 और टाइम क्या है, टाइम आपका है T1। और सेकेंड सिस्टम में इसका मास क्या है, सेकेंड सिस्टम में इसका मास क्या है, आप बताओ। सेकेंड सिस्टम में इसका मास मान लिया मैंने m2 है और लेंथ क्या है, आप बताओ क्या हो सकता है, L2 और टाइम क्या है, T2। देखिए तो फर्स्ट सिस्टम में मान लिया कि इसका मास m1 है और लेंथ L1 है और टाइम T1 है। इस तरह से कहीं की बुक में भी लिखा, कोई टीचर बता नहीं, ये इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मास m2 है, लेंथ L2 है और टाइम क्या है, T2 है। अब मान लिया मैंने डायमेंशन पढ़ा हूं, मैंने पहले ही कहा था डायमेंशन क्या होती है, पावर होती है जो फंडामेंटल यूनिट्स पे लगाई जाती है। मान लिया कि इन दोनों की डायमेंशन में ये a पावर पे, माने मास की a पावर, लेंथ की b पावर और टाइम की c पावर है, दोनों में। तो बताओ इसमें डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, इसमें आपका डायमेंशनल फार्मूला U1 क्या बनेगा, U1 क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है m1 की पावर a पर, L1 की पावर b पर और T1 की पावर c पर। और यहां पे क्या डिसाइड होगा बेटा, U2 बराबर m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। अभी मैं एक एग्जांपल लगाएंगे तो अपने आप खटाखट क्लियर होता चला जाएगा। अब आपको पहले बता था कि ये दोनों वैल्यू P की दोनों सिस्टम में आपस में क्या होती है, बराबर होती है। P हमने बराबर कर दिया, इसका मतलब फार्मूला क्या मिला, N1U1 is equal to N2U2। अब पुटिंग द वैल्यू आप, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप N2 पहले लिख लेते तो और आसान हो जाता, N2U2 is equal to N1 और U1। अब पुटिंग द वैल्यू आप U2 and U1 in this equation। अब आप इसको यार थोड़ा सा और अरेंज करना चाहो तो कर लो, N2 इक्वल टू N1 और यहाँ क्या हो जाएगा U1 और ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा और आएगा क्या, U2। इज दैट क्लियर। अब आप ध्यान दो बेटा, N2 इक्वल टू क्या आया, आपने U1 की वैल्यू रखी है, क्या है U1 की वैल्यू, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C अपॉन ये क्या हो गया बेटा, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। और यहाँ पे क्या छूट गया बेटा, अभी देखो हमने N1 यहाँ भूल गए, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे N1। अब ज्यादा देखो, ये तीनों एक परिवार में थे। अब इसमें क्या करना, हम आपको नहीं लेते, आप अपने परिवार को लेके अलग जाइए। तो हम यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखते हैं, N2 इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिख देते हैं N2 इक्वल टू N1। अब ये दोनों M1 एक साथ हो गया, आया क्या, M1 अपॉन M2 अब पूरे की पावर A। इज इट क्लियर। यहां पे क्या होगा बेटा, L1 अपॉन L2 अब पूरे की पावर B और फिर क्या आएगा T1 अपॉन T2 अब पूरे की पावर C। अभी हम एक लाइन में लास्ट में बताएंगे। तो आपका ये एक प्रकार का क्या बन गया, फार्मूला। लेकिन आप इसको 3 मत समझो, हमने कहा था 7 फंडामेंटल यूनिट है,
तो इसका मतलब अगर कभी टेम्परेचर की जरूरत होगी तो लिखेंगे θ1 या K1/K2 या θ1/θ2। ऐसे ही अगर CD1/CD2, ऐसे ही लिख सकते हैं हम उसको एम्पियर का A1/A2 और मोल का मोल 1/मोल 2। माने सातों में से कोई भी आ सकता है। अभी केवल 3 की बात करते हैं, ये लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो आप ये जान लो कि कोई मौजूद हो ना मौजूद हो ऐसे ही लिखते हैं। ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। अब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे वैल्यू निकालेंगे, एक एग्जांपल दे देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल कर देते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, ले ले स्क्रीनशॉट। अब हम इरेज कर दें, वेरी देखो इरेज कर दें। अब हम इरेज करके इस फॉर्मूले को बनाते हैं। अब हम कैसे लगाएंगे, एक क्वेश्चन देते हैं एग्जांपल्स, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, सपोज या इफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माने g की वैल्यू मैंने मान लिया 9 पॉइंट, या मान के होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ g इन CGS सिस्टम। मतलब समझे, ये आपका, या CGS ना बोलो तो लिखा रहेगा इन सेंटीमीटर एंड सेकेंड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। अब ये एमपीएस में है और ये CGS में है। कैसे करेंगे इसको, देखो क्लियर। आप जानते हो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g इज इक्वल टू, अब g है क्या, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में निकाला है। क्या होता है बेटा, LT की पावर -2, ये g का डायमेंशनल फार्मूला है। इस LT की पावर -2 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, इसमें m नहीं है तो m की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब देखो कैसे निकालेंगे, इससे समझो। गिवन दैट, व्हाट गिवन दैट, देखो गिवन दैट ये क्या है, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो गिवन दैट n1 इज इक्वल टू 9.8 और ये मीटर है ना, मीटर, तो L1 इज इक्वल टू क्या दिया है, मीटर, हम यहां छोटे लिखे हैं, और T1 इज इक्वल टू क्या जी, सेकेंड। और आप समझ गए होंगे कि m1 इक्वल टू दिया ही नहीं क्योंकि मास नहीं है। अब यहाँ पे CGS में निकालना है तो L2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, L2 हमें पता नहीं है, और L2 इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताओ, सेंटीमीटर। CGS में सेंटीमीटर और T2 इज इक्वल टू सेकेंड। इज दैट क्लियर। अभी देखो कैसे वैल्यू निकलती है इसकी। अब निकालते हैं, फार्मूला लिखते हैं, N2 इज इक्वल टू L1 और यहाँ पे M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। अब आप बताओ हमें कि A कितनी, A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे A की वैल्यू है 0, क्योंकि M की पावर क्या है 0, L की पावर है 1, तो इसको L की पावर 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं B, और C कितना है, C इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 कितना आप बताइए, चलिए N1 है 9.8। अब M1/M2 की पावर A और इसकी पावर कितनी है 0 है, और आपको मालूम है किसी भी चीज की पावर 0, वो गधा की पावर 0, किसी क्वांटिटी की पावर 0 या किसी भी चीज की पावर 0, उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है तो क्या होती है 1। इसके मतलब इसकी पूरा वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आते हैं L1 पर। L1 कितना बेटा, L1 ऊपर दिया है मीटर, कितना दिया है मीटर, और नीचे कितना है, कितना है सेंटीमीटर। क्लियर। अब पूरे की पावर भी कितना है 1, वेरी गुड। अब आते हैं T1 कितना है सेकेंड, ये भी कितना है सेकेंड, और ये कितना है पावर -2, कैसे, C के स्थान पे है -2।
ये पावर आपको कहां से पता चल रही है, यहां से। क्लियर। अब आते हैं n2 का मान रखते हैं 9, ये n2 इक्वल टू 9.8। अब देखो ये बड़ी क्वांटिटी है, तो आपको मालूम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप इसको लिख दो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और यहां पे क्या रहेगा बेटा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, आएगा 1 की पावर -2। या चाहो तो लास्ट में काटना, अच्छा लगेगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। कैसे, ऐसे एक साथ काटना, सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, और 1 की पावर -2 माने 1 की पावर कितना भी हो 1 ही कहलाएगा, चाहे वो -2 हो, चाहे +2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 की पावर 1000 हो, पूरी वैल्यू क्या है 1। 1 की पावर -1000 भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, अब आपके पास बचा क्या है, ध्यान से देखो क्या बचा है, 9.8 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है 100 बचा है केवल। अब इसको आप अरेंज करोगे, क्या आएगा 980। तो ये आपकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो लिखेंगे, यहां लिखते थोड़ा जगह है, देखो द वैल्यू ऑफ z इन टू अनदर सिस्टम, या इनटू सीजीएस सिस्टम लिख दें, इनटू सीजीएस सिस्टम क्या हो जाएगा बेटे लाभ, अब बताओ z इज इक्वल टू, अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 980, और अब मीटर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि सीजीएस में निकाले हो तो क्या होगा सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही है, सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एमकेएस और सीजीएस दोनों में इसकी वैल्यू क्या होती है, सेकंड होती है। ये आपका निकल गया g इक्वल टू 980 या 980 या 980 हिंदी बोल दो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके g की वैल्यू निकल गई। क्लियर। क्योंकि अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम एक काम करेंगे, इस पर अभी अगले वीडियो में हम इस पे कम से कम 2-3 सवाल और लगाएंगे, 2-3 सवाल, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड वाले पे आएंगे। तो हम इसके अगले जो अगला क्वेश्चन होगा इसका, वो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं बाद में अगली बार अपनी जर्नी लेकर के। ठीक, हमारी फिजिक्स की जर्नी आपको धीरे धीरे लेकर चल रही है। जैसे आप घर पे बैठ के पढ़ो, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये हम आपको ऐसे ही घर पे बैठे बैठे क्रैक कराएंगे। आप मेरे साथ लगे रहना बस। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।